The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हे फ्यूचर टॉपर्स, फंसना पक्का है सीरीज की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस चैप्टर की ये आखिरी वीडियो है। ये वीडियो अपलोड होते ही ये चैप्टर की सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। स्टार्टिंग में ही दो बातें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ्स कहां पर मिलेंगे, तो बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, हमारे वेबसाइट पर ये अवेलेबल हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। अभी बन रहे थे इसलिए अपलोड नहीं हुए थे। दूसरी चीज, थैंक यू सो मच, एक बहुत बड़ा मैं थैंक यू आपको बोलना चाहता हूं। फंसना पक्का है सीरीज अभी अभी अपलोड होना चालू हुई है, लेकिन इसके बाद भी आपने इतना प्यार दिखाया कि YouTube पर बहुत सारी वीडियोस रैंक करने लग गई हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आने वाले कुछ दिनों में सारी वीडियोस YouTube पर नंबर 1 रैंक करने वाली है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग जब वीडियोस को लाइक करते हैं, कॉमेंट में बताते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। व्यूज से इतना फर्क नहीं पड़ता, व्यूज के बाद जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं उनसे हमारे दिल को बहुत खुशी पहुंचती है। तो अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट करा करिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस वीडियो को चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो हमसे बोल रहा है एक्सप्लेन एनी 3 एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स व्हिच नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस। या फिर घुमा फिरा के आ सकता है, कोई 4 एनवायरमेंटल कंसर्न्स बता दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बता दीजिए। तो अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एनवायरमेंट में कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं जो अभी चल रहे हैं जहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे एनसीईआरटी के इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमें देखने को मिल जाता है। एक बहुत ही प्यारी ट्रिक मैं आपको एंड में बताऊंगा जिससे एक बार में आपको आंसर याद हो जाएगा। सबसे पहले पहला पॉइंट निकल कर आता है कि पूरे दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जो कल्टीवेबल एरिया है जहां पर क्रॉप्स वगैरह आप उगा सकते हैं वो बहुत बेयरली ही एक्सपेंड कर रहा है, और जो पहले से है उसकी भी सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई है। धीरे धीरे करके बहुत सारा लैंड ऐसा है जो अपनी फर्टिलिटी खोता जा रहा है। ग्रास लैंड्स की बात करते हैं तो वहां ओवर ग्रेजिंग देखने को मिल रही है, जानवरों ने ज्यादा चर लिया है, ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। बहुत सारी फिशरीज ओवर हार्वेस्टेड हो गई हैं, मतलब आपने हर एक कोने में चीजों को बर्बाद कर दिया है। वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डिप्लीशन देखने को मिला है, बहुत पॉल्यूशन देखने को मिला है। तो चाहे लैंड की बात कर लीजिए, फिशरीज की बात कर लीजिए, वाटर बॉडीज की बात कर लीजिए, इंसानों ने इतना ज्यादा यूज किया और इतने गलत तरीके से यूज किया है कि पूरे एनवायरनमेंट की धजिया उड़ा दी है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और इस चक्कर में फूड प्रोडक्शन ना बहुत दिक्कत में जा रहा है। दूसरा पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 जो हमारा यूएनडीपी पब्लिश करता है, उसने बताया है कि 663 मिलियन लोग ऐसे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में जिनके पास सेफ वाटर का एक्सेस नहीं है, और 2.4 बिलियन ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। इस चक्कर में हर साल मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रनों की डेथ हो जाती है। तो बहुत बुरी एक सिचुएशन है। फिर नेचुरल फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं, ये क्लाइमेट को स्टेबलाइज करते हैं, वाटर सप्लाईज को मॉडरेट करते हैं, कितनी बायोडिवर्सिटी हमें जंगल वगैरह में देखने को मिलती है, बहुत सारे स्पीशीज का फॉरेस्ट घर होता है, लेकिन इसके बाद भी हम फॉरेस्ट को कट डाउन करते जा रहे हैं। लोग आते जा रहे हैं, फॉरेस्ट जाते जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट की प्रॉब्लम आ गई है। फिर 4th नंबर पर एक स्टेडी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है टोटल ओजोन के अमाउंट में। ओजोन आपको पता होगा अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन होल के बारे में आपने सुना होगा, ये अर्थ को ओजोन जो लेयर है प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उसमें ये होल वगैरह होंगे तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। इतना ज्यादा हमने अर्थ को नुकसान पहुंचाया है, तो इकोसिस्टम के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बहुत खतरनाक चीज है ये ओजोन होल। जब पता चला था तो बहुत ज्यादा उस समय हंगामा हुआ था, पूरी दुनिया डरी थी कि देखो हमने दुनिया का क्या हाल कर दिया है। कोस्टल पॉल्यूशन ये भी इंक्रीज कर रहा है। वो लैंड एरिया जो सी ओशन के पास आता है वहां देखेंगे पानी की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, बहुत प्लास्टिक कचड़ा कूड़ा सब मिल जाएगा। अगर आप बीच सी में चले जाएंगे तो वहां तो पानी पानी दिखेगा, लेकिन कोस्टल एरियाज में पॉल्यूशन साफ साफ देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी लैंड बेस्ड एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं, बहुत दिक्कत वाली चीज है। इससे आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं, मैंने बोला था मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, फोकस।
एफ से आप याद कर लीजिए फॉरेस्ट, ओ से ओजोन याद कर लीजिए, सी से एक आपका हो गया कोस्टल, एक हो गया कल्टीवेबल, आपका लैंड कल्टीवेबल एरिया हो गया, यू को कर दीजिए इग्नोर, और एस से आपका हो गया सैनिटेशन वाला पॉइंट कि वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। तो आराम से आप याद कर सकते हैं। फोकस, पढ़ाई भी फोकस के साथ करिए और इसको भी फोकस से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, Why are environmental issues considered political? हम ये इन्वायरमेंट टॉपिक को ज्योग्राफी में तो पढ़ते हैं, लेकिन इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने की क्या जरूरत है? तो बहुत ज्यादा जरूरत है। एनसीईआरटी में भी साफ साफ दिया हुआ है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं ना, ये पॉलिटिकल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के एक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही इन चीजों को बचाने का काम करेगी, गवर्नमेंट ही कोऑपरेट करेंगी आपस में, और जब गवर्नमेंट का रोल वहां पर है, कोई भी पॉलिटिकल रोल है, तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। मान के चलिए पानी को लेकर लड़ाई हो रही है, हम इंसानों ने पानी बर्बाद कर दिया, अब दो कंट्री की गवर्नमेंट लड़ रही है, तो ये पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हुआ ना। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो अकेली गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकती, वहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, और इसलिए भी भाई ये हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाता है, तो ये दूसरे में आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है कि भाई डिग्रेडेशन कौन कर रहा है, कौन सफर करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको रिसोर्सेस मिलेंगी, किसको नहीं मिलेंगी, किसको कितनी मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, किसका क्या रोल रहने वाला है। सारे क्वेश्चन जो हैं भाई ये सारे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसलिए ये फिर से पॉलिटिकल है। तो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी 2 पॉइंट इसमें से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्थ समिट, और समिट के आउटकम्स बताइए, ये यूजफुल था या नहीं था। अर्थ समिट को ही हम और भी नाम से जानते हैं, अभी हम देखेंगे आंसर में। ये 1992 में हुई थी, तो घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रियो समिट, अर्थ समिट, किसी भी नाम से आए, यही आंसर आपको लिखना पड़ेगा। क्लब ऑफ रोम, जो कि एक ग्लोबल थिंक टैंक है, इसने एक पब्लिश करी बुक 1972 में जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। इसमें बहुत सही तरीके से बताया गया, बहुत एग्जेजरेट भी करा गया कुछ पॉइंट्स को, कि भाई आज जो अर्थ की रिसोर्सेस है वो कैसे डिप्लीट कर रही हैं और फ्यूचर में कैसे और ज्यादा डिप्लीट होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, यूएनईपी, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करना चालू करे, क्योंकि अब सबको लग रहा था कि इन टॉपिक्स पे बात करना बहुत जरूरी है, और प्रमोट करा कि हम बहुत अच्छे से रिसर्च करें, स्टडी करें और देखें कि सब साथ में आके इन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं, इसका क्या करा जा सकता है। और बस इसी के बाद से जो इन्वायरमेंट है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन के आया है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। मेन जो फोकस है वो इसी चीज पे है कि जो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इनसे कैसे डील करना है, क्या करना है, किसकी कितनी जिम्मेदारी है। और इसके बाद फिर फाइनली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिली, और इसने फिर इस मुद्दे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि अब ग्लोबल लेवल पर इसकी बात हो रही है। कहां पर हुई थी ये मीटिंग? ये हुई थी रियो डी जनीरो, ब्राजील में, जून 1992 में। ईयर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको ही अर्थ समिट बोला जाता था, इसी को रियो समिट बोला जाता था। क्वेश्चन में पूछा गया आउटकम्स भी बताइए कि क्या हुआ इसके बाद, तो वो भी हम देखते हैं। इसे 170 स्टेट्स ने अटेंड करा, थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज ने करा, बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने करा। 5 साल पहले 1987 में एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी, आर कॉमन फ्यूचर नाम से, और इसने वार्न करा था कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न चल रहा है ना इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिस तरीके से हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, सस्टेनेबल नहीं है, लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, और इसके बहुत नुकसान भी देखने को मिलेंगे। और खास तौर पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि साउथ, मतलब जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है, वो अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड कर रही हैं, उन्हें अभी भी डेवलपमेंट करना है। तो उसको देखते हुए जो तरीके से हम ग्रोथ करते हैं वो सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। रियो समिट में मेन चीज हमें ये देखने को मिली, सबसे पहले ग्लोबल नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, और ग्लोबल साउथ मतलब जो अभी कंट्रीज डेवलप्ड नहीं है। इंडिया हमारी साउथ में आ जाएगी, यूरोप वगैरह, यूएसए वगैरह की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है हमारे नॉर्थ साइड में आप कंसिडर करिए। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड है, जो ग्लोबल नॉर्थ है,
उनका एकदम डिफरेंट ही एजेंडा था एनवायरनमेंट को लेके। और जो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हमारा थर्ड वर्ल्ड है, जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इनका एजेंडा एकदम डिफरेंट था। ग्लोबल नॉर्थ वालों का सीधे सीधे कहना था भाई ये एनवायरनमेंट के मुद्दे हैं, सबको साथ में आके डील करना चाहिए। साउथ वालों का बोला था भैया ऐसा नहीं है, आपने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हम तो अभी डेवलप कर रहे हैं, सिर्फ आगे देखेंगे। अलग अलग ओपिनियन थे। रियो समिट में कुछ अग्रीमेंट्स हुए क्लाइमेट चेंज को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर, और डेवलपमेंट गाइडलाइंस आई जिन्हें हम एजेंडा 21 बोलते हैं। ये 2 मार्क्स में आ जाता है कि एजेंडा 21 क्या है। तो भाई ये रियो समिट में निकल के आया। इसमें बताया गया है कि हम डेवलपमेंट वगैरह कैसे कर सकते हैं बिना एनवायरनमेंट को हार्म करे। तो बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं। अब 21 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 21st सेंचुरी की बात करी जा रही है, तो उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, चैलेंजेस है कंट्रीज के बीच में, जिन्हें रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं था। रियो समिट में भी वो चीजें सही से ठीक नहीं हो पा रही थी। सब अग्री कर रहे थे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इस आइडिया को यही बोला गया। लेकिन चैलेंज ये था कि भाई इसको अचीव कैसे करना है, किसका क्या रोल रहेगा, कैसे करना है, ये मेन मुद्दा था। कुछ क्रिटिक्स, जो लोग क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते हैं, उनका कहना था कि जो एजेंडा 21 है ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर रहा है और नेचर को प्रोटेक्ट करने में इतना फोकस नहीं कर रहा है। फिर हमारे रियो समिट में एक ट्रीटी भी हुई थी, जिस ट्रीटी को हम UNFCCC भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत सारे स्कूल में, मुझे नहीं पता जाने कैसा क्या पढ़ाते हैं, इतना कंफ्यूज कर देते हैं, UNFCCC को कुछ अलग ही बता देते हैं। ये ट्रीटी थी जो रियो समिट में हुई थी, और ये ट्रीटी ना फिर एक मेन ट्रीटी बन गई। आज की डेट में एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ भी होता है तो इसी ट्रीटी में जो गाइडलाइंस दी गई है उन्हीं को दिखाया जाता है कि देखिए भाई इसमें जो दिया हुआ है ये सारी चीजें हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इस ट्रीटी को डिजाइन किया गया था। जैसे यूनाइटेड नेशन चार्टर, कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, एक अच्छी कंट्री फॉर्म करने की बात हो रही है, कोऑपरेशन की बात हो रही है, तो सब यूएन चार्टर दिखाते हैं। यूएन चार्टर के बाद ही यूएन फॉर्म हुआ था कि देखिए इसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो दुनिया भर में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो बहुत खूबसूरत रहती हैं या फिर बहुत पावरफुल रहती हैं, तो उन्हें समय समय पर यूज किया जाता है, उनके थ्रू ही मार्गदर्शन लिया जाता है। वैसे ही एक ये ट्रीटी है, ठीक है, और ये भी यहां पर साइन हुई थी। तो क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में आता है, और जितने आउटकम्स पूछ रहे हैं उतने आप लिख सकते हैं, मैंने सारे आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आता है, explain global commons with the help of any 4 examples. Why is it difficult to manage them? भाई क्या होता है ग्लोबल कॉमन्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि आप क्या लिख के आएंगे। कॉमन्स तो भाई वो रिसोर्सेस हो गई जिसे कोई एक ओन नहीं करता है ना, कम्युनिटी आपस में शेयर करती है। जैसे कॉमन रूम हो गया, कॉमन सेंटर हो गया, पार्क हो गया, रिवर हो गया। पार्क अब किसी एक का तो होगा नहीं। ऐसे ही कुछ एरियाज और कुछ रीजन्स होते हैं दुनिया भर में जो किसी एक स्टेट के सोवरेन जुरिस्डिक्शन, मतलब एक स्टेट का हक नहीं रहता उसके ऊपर। एक स्टेट अपने लॉज नहीं बना सकता, अपनी हुकूमत नहीं कर सकता उन एरियाज में, क्योंकि वो एरियाज किसी एक के नहीं है। इसलिए वहां पर हमें कॉमन गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि किसी एक का वो नहीं है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉमन्स, या फिर ये टर्म याद कर लीजिए, एग्जाम में लिखकर आपको आना ही है, रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस। हम ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, आप याद कर सकते हैं, रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस या फिर ग्लोबल कॉमन्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है ये नाम याद कर लीजिए, मन से कुछ भी लिख के मत आ जाना। अर्थ का एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका, ओशन फ्लोर और आउटर स्पेस। 4 लिखने बोले जाएंगे, यही 4 आपको लिखना है, मन से और कुछ भी लिख के मत आना। मार्किंग स्कीम एनसीईआरटी से बनती है, वही आप लिखेंगे। ग्लोबल कॉमन्स में कोऑपरेट करना इजी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कुछ बहुत ही शानदार पाथ ब्रेकिंग अग्रीमेंट्स हमें देखने को मिले। बोर्ड एग्जाम में इन अग्रीमेंट्स की इंफॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आंसर में अगर आप ईयर के साथ मेंशन करके आएंगे तो खूबसूरत इंप्रेशन पड़ेगा, और एमसीक्यू में आ गया तो फिर तो बनना ही चाहिए। पहला 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसके बाद फिर 1991 में एंटार्क्टिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल। तो ये तीनों ईयर याद रखिएगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना ये इकोलॉजिकल इश्यूज में, मतलब हम इंसान जैसे हमारे एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम तो एक टाइम फ्रेम की भी देखने को मिल जाती है और एक साइंटिफिक एविडेंस की भी देखने को मिल जाती है।
कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो आने वाले 50 सालों बाद होंगी, तो कंट्रीज बोलती हैं यार 50 साल में जो प्रॉब्लम होंगी उसका अभी से हम क्या कर सकते हैं, कितना एक्शन लेना है कितना नहीं लेना। कुछ प्रॉब्लम है जो लंबे समय से चल रही है, तो ये नहीं पता वो प्रॉब्लम है मेन प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी। साथ में ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं कि भाई ये पक्के पक्के एविडेंसेस हैं। स्टडीज होती हैं लेकिन कई बार इतनी डीप नहीं होती है, इसलिए ओजोन वाली जब प्रॉब्लम आई तो पूरी दुनिया सतर्क हो गई थी। तो इस चक्कर में ना साथ में आकर लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, एक अच्छा कंसेंसस नहीं बैठ पा रहा है लोगों के बीच में कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। अब यहां पर वही जैसा मैंने कहा ओजोन होल वाला जब हुआ था तो उसके बाद फिर भाई 1980 जब ये हुआ तो अपॉर्चुनिटी वगैरह आ गई, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी इसलिए थी क्योंकि अब एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो हमारे सामने, तो सब साथ में आ सकते हैं। और डेंजर भी था क्योंकि हमें दिख रहा था कि प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है। अब यहां पर अगर हम आउटर स्पेस की बात करते हैं, कहने के लिए तो हमने बोल दिया ये ग्लोबल कॉमन्स है, लेकिन आउटर स्पेस वगैरह हो गया ये बहुत खर्चे वाली चीजें होती हैं। हर कोई नहीं जा सकता, पूरी दुनिया नहीं जा सकती स्पेस को यूज करने के लिए, सैटेलाइट सबको नहीं भेज सकते। तो इसलिए यहां पर भी भाई नॉर्थ साउथ की इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा पैसा रिलेटेड मामला भी आ जाता है, तो हर कोई इसको मैनेज नहीं कर सकता। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कोई भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, भैया मजा आ गया, भैया प्रीमियम वीडियो है, भैया और वीडियो अपलोड करिए, कुछ भी कमेंट करिए। जब आप कमेंट करते हैं तो यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पुश करती है। और पूरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये देखो 2025 में आया, 2024 में आया, अलग अलग सालों में आया हुआ है। जितने क्वेश्चन में लेकर आया हूं सभी कभी ना कभी आए, लेकिन कुछ में हम आपके लिए ईयर भी मेंशन कर देते हैं, तो बनना चाहिए। इन व्हाट वेज हैज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प्ड इन एड्रेसिंग एंड ओवरकमिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। समझ जाएंगे आप, आंसर देखेंगे तो सब समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ग्लोबल नॉर्थ है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका कहना है कि हमको प्रॉब्लम्स को वैसे देखना चाहिए जैसे कि वो आज हैं। हमें सबको साथ में आना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए और एनवायरनमेंट को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। सबकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ग्लोबल साउथ की जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इनका कहना है, इनका ये मानना है कि इन्वायरमेंटल जो डैमेज हुआ है ज्यादातर वो डेवलप्ड कंट्रीज ने कराया है अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के समय। जब आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह चल रहा था तो आपने इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हमारी नहीं है। हम अभी भी डेवलप कर रहे हैं, हमें अभी भी अपनी इकोनॉमी वगैरह को इंप्रूव करना है, हमको अभी भी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना है। तो हम पर आप सेम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई आपने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, हमने नहीं पहुंचाया, हमें तो अभी डेवलपमेंट अपना करना है। तो जो ग्लोबल साउथ है वो ये बोलता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम डिफरेंट है। तो वही दिया हुआ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज की स्पेशल नीड्स है ना, उनको हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करा गया था रियो डिक्लेरेशन में। जो रियो डिक्लेरेशन हुआ था ना अर्थ समिट में 1992 में, एक डिक्लेरेशन था। रियो ने पूरा एक डॉक्यूमेंट टाइप का रिलीज किया था जहां सब कुछ लिखा हुआ था, जो भी हमारा यहाँ समिट हुआ। रियो डिक्लेरेशन में साफ साफ लिखा गया था कि भाई सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम अलग अलग है। इसके बाद हमारे रियो समिट में भी क्या हुआ था, यूएनएफसीसीसी ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी में भी ये चीज साफ साफ मेंशन थी, और जैसे ही वो चीज उस ट्रीटी में मेंशन हो गई, अब तो सबको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये रियो डिक्लेरेशन याद करिएगा और यूएनएफसीसीसी याद करिएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा कि रियो डिक्लेरेशन में इसको एक्सेप्ट किया गया था। और इस प्रिंसिपल को क्या बोला गया था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएटेड है, बराबर नहीं है। किसी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, किसी को कम करना पड़ेगा, सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि नुकसान भी अलग अलग पहुंचा हुआ है। हर कंट्री को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज की ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं और उनने एनवायरनमेंट को ज्यादा स्ट्रेस पहुंचाया है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, यूएनएफसीसीसी ट्रीटी 1992 ये भी बोलती है कि हमें प्रोटेक्ट करना है क्लाइमेट को फेयरली, डिफरेंट एबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोर्ड एग्जाम में अगर बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आ जाता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कहां करी गई है, तो जो समिट हुआ था वहां पर रियो डिक्लेरेशन में इसको रिकॉग्निशन मिला,
और उसके बाद हमारे ट्रीटी में ये चीज मेंशन्ड है। इट वाज अग्रीड कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो उतना पोल्यूशन पर पर्सन नहीं करती हैं जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं, और यही रीजन है कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया और भी डेवलपिंग नेशंस हो गए, इन्हें क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ना उसमें एमिशन कट रूल्स थे कि भाई इससे ज्यादा आपको ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करना है, इससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं करना है, उससे हमें छूट मिल गई थी। रीजन यही है कि भाई हमें वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इतना पोल्यूशन वगैरह नहीं करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल रेड फॉन्ट में वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है। एक ग्लोबल अग्रीमेंट था 1997 क्योटो जापान में ये हुआ था, जिसने रिच और इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लिए भाई गोल सेट करे थे कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन वगैरह रिड्यूस करना है। किसके आइडियाज को फॉलो करते हुए? यूएनएफसीसीसी। बोला था ना कुछ ट्रीटीज, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें दुनिया बार बार यूज करती है। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। भाई ये क्या होता है? एग्जाम्पल भी मांगे जा रहे हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, तो भाई कॉमन प्रॉपर्टी मतलब वो रिसोर्सेस जिसे कम्युनिटी या फिर ग्रुप साथ में शेयर करता है, कोई एक पर्सन इन्हें ओन नहीं करता है। ये कॉमन वो नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल कॉमन्स की बात नहीं कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्लोबल कॉमन्स नहीं है, ये कॉमन प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस में और ग्लोबल कॉमन्स में बहुत अंतर है, इसके एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आइडिया ये रहता है कि भाई ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, सबके राइट्स भी हैं इनसे रिलेटेड और सबकी ड्यूटीज भी हैं। हर कोई हक रखेगा अपना, लेकिन साथ में जो अपनी ड्यूटी है उसको भी अदा करेगा, प्रोटेक्ट भी करना है, मेंटेन भी करना है। अब ये कौन सी हो सकती है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज? तो यहाँ पर भाई हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे विलेजेस हैं जो इस चीज को समझते हैं और इसको फॉलो भी करते हुए आ रहे हैं 100 हजारों सालों से। बट आज के समय प्राइवेट ओनरशिप आ गई है, इंटेंसिव फार्मिंग आ गई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, तो जो कॉमन रिसोर्सेस है ना वो बहुत छोटी होती जा रही है और उनकी क्वालिटी भी बहुत पुअर होती जा रही है और अब उनका एक्सेस भी बहुत कम होता जा रहा है। पूरे दुनिया भर में अगर हम देखते हैं तो अब उतना एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो विलेजेस में लोग रहते थे उनका बहुत एरिया है, मतलब जो एरिया है वहां सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी पूरी कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ करते थे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो गया, इधर उधर लोगों ने लैंड एक्वायर कर लिए, तो अब उनकी जगह कम होती जा रही है। ट्राइबल पॉपुलेशन का तो पहले पूरा इलाका होता था, लेकिन आज ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सेक्रेड मतलब पवित्र ग्रोव्स, फॉरेस्ट के कुछ ऐसे एरियाज हैं, हमें ये देखने को मिलता है। इंडिया का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल निकल कर आता है। ये होली समझते हैं कुछ लोग, पवित्र समझते हैं, ये गुड एग्जाम्पल है इस चीज का। साउथ इंडिया के फॉरेस्ट रीजन में हमें सेक्रेड ग्रोव्स वगैरह जो देखने को मिलते हैं, इन्हें पहले जमाने से ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट करा जा रहा है और मैनेज करा जा रहा है विलेज कम्युनिटीज के द्वारा। विलेजर्स बोलते हैं कि ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं फॉरेस्ट के जो हमारे लिए पवित्र हैं, तो हम इनकी देखभाल करेंगे। ओन गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के हैं ये, लेकिन उसके बाद भी ध्यान कौन रखता है? सब कुछ यूटिलाइजेशन वगैरह, प्रोटेक्शन वगैरह विलेजर्स करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप सेक्रेड ग्रोव्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश एक्सेट्रा ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के प्रीमियम नोट्स चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। देखिए आप ये नोट्स, बहुत ही शानदार टॉप क्वालिटी के नोट्स हैं, इनसे आप पढ़ेंगे मजा आ जाएगा आपको। बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, इन्हें आप हमारे वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया का क्या स्टैंड है इन्वायरमेंटल इश्यूज में, जो भी इंटरनेशनल लेवल वगैरह में होते हैं। इंडियाज स्टैंड ऑन एनी 3 इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो देखते हैं भाई इंडिया क्या बोल रहा है, और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई प्रोग्राम्स बताइए हमारे गवर्नमेंट के। तो इंडिया का टेक भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, कैसे एनवायरनमेंट को बचा रहा है। तो इंडिया ने 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसे अगस्त 2002 में साइन भी करा और रेटिफाई भी करा। साइन करना मतलब अग्री करना, रेटिफाई करना मतलब उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंप्लीमेंट भी कर देना, कि हमने इंप्लीमेंट भी कर दिया इंडिया में। इंडिया, चाइना, जैसा कि पहले बताया, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिन्हें बोला गया था कि आपको ये रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस में। हालांकि बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जिनका कहना है कि आज नहीं तो कल इंडिया, चाइना ये भी बहुत ज्यादा ये सब करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज भी करेंगे, लीडिंग कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे।
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इंडिया साफ साफ बोलता है कि जो भी ये ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह निकल रही हैं इनको रिड्यूस करने की जो ज्यादा जिम्मेदारी है वो डेवलप्ड कंट्रीज की है, क्योंकि लंबे समय में इन्हीं लोगों ने ये सारे नाटक करे हुए हैं। इंडिया का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि जब भी हम ग्लोबल क्लाइमेट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हम हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, मतलब वही यूएनएफसीसी अग्रीमेंट की बात करेंगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी उतना ही करेंगे जितना डेवलप नेशन को करना चाहिए, तो ये आपकी एक गलत फहमी है। डेवलप कंट्रीज ने पहले भी और आज भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पोल्यूशन वगैरह यही करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, इंडिया की गवर्नमेंट ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही है। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। एनसीईआरटी में ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन वाला एक डेटा निकल के आता है कि वर्ल्ड का एवरेज क्या है, इंडिया अभी कितना कर रहा है, आने वाले सालों में इंडिया कितना करेगा, वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको कितना डेटा याद है और कितना याद नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लोबल एफर्ट्स में अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू। ये प्रोग्राम्स के नाम बनना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ये क्लीनर फ्यूल्स वगैरह को बोलती है, व्हीकल्स में आप क्लीनर फ्यूल्स यूज होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होगी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, ये 2001 का है, ये भी बोलता है कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। और एक और निकल के आता है 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज की बात करता है, उसको इंकरेज करता है। रीसेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं तो नेचुरल गैस इंपोर्ट करना हो गया, क्लीनर कोल टेक्नोलॉजी प्रमोट करना हो गया, उसको यूज करना हो गया जिससे ज्यादा पोल्यूशन वगैरह ना हो। बताता है कि इंडिया रियल एफर्ट्स डाल रहा है। हमारी गवर्नमेंट नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल लॉन्च करने की भी बहुत प्रयास में लगी हुई है, और इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को भी रेटिफाई करा 2 अक्टूबर 2016 में। तो इंडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। इंडिया रन्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स इन द वर्ल्ड, तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रहे हैं। 1997 में इंडिया ऑल्सो चेक्ड कि भाई जो रियो अर्थ समिट है उसमें जो प्रोमिसेस करे गए थे वो कितने पूरे हुए कितने नहीं हुए। 1997 में इंडिया ने जानने की कोशिश करी, और इंडिया ये जानकर बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज को वो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, वो कोई अफोर्डेबल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी नहीं मिली जो उनसे प्रॉमिस करी गई थी। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने वादे पूरे नहीं किए और अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करा। Explain any 3 international environmental movements to protect environment from degradation, या फिर इंटरनेशनल एनवायरमेंट मूवमेंट के बारे में बताइए, किसी भी 3 के बारे में बताइए, 2 के बारे में बताइए, या ये भी आ सकता है कि ज्यादातर मूवमेंट जो होते हैं वो आम लोग करते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं करती है। ऐसे करके क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो चलो इसको हम देखते हैं। बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन हमें देखने को मिले हैं वो वॉलंटियर ग्रुप से आए, जो अपनी मर्जी से आए, ना कि गवर्नमेंट से। पहली लाइन में वो चीज मेंशन कर दी गई है। तो कई बार तो ये लाइन ही उठ के सीधे क्वेश्चन बन जाती है कि भाई एलेबोरेट करिए। ज्यादातर एनवायरनमेंट के जो मूवमेंट होते हैं ना वो हमें लोकल लेवल पे देखने को मिलते हैं, कम्युनिटीज को डायरेक्टली वो हेल्प करते हैं। ये मूवमेंट भाई बहुत ही पावरफुल है ना, सोशल मूवमेंट की तरह काम करते हैं, नए आइडियाज लेकर आते हैं, गवर्नमेंट को भी मदद करते हैं न्यू पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करने में। लोगों के दिल में क्या है वो भी दुनिया को पता चलता है इनके थ्रू। तो नए आइडियाज नए तरीके आते हैं जिससे पॉलिटिकल एक्शन वगैरह हो पाते हैं। अब देखते हैं अलग अलग कैसे कैसे मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं ब्राजील, इंडिया, अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में। अब बहुत प्रेशर है। प्रेशर क्यों है भाई? डिफॉरेस्ट्रेशन। बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत तेजी रेट पे काटा जा रहा है। 30 सालों से एक्टिविज्म है, लोग बात कर रहे हैं कि पेड़ पौधे मत काटो, फॉरेस्ट को बचाओ, लेकिन इसके बाद भी लास्ट 10 ईयर्स में जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज ही हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर मिनरल इंडस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग होती है। इनकी बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज भाई अपनी इकोनॉमीज को ओपन कर रही है फॉरेन कंपनीज के लिए। आइए माइनिंग वगैरह करिए, क्योंकि लिबरलाइजेशन वगैरह बहुत हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में इसको हम देखेंगे। तो इससे नेचर पर और प्रेशर पड़ता जा रहा है। मिनरल इंडस्ट्री को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है दुनिया भर से, क्योंकि भाई इसमें अर्थ के बहुत लार्ज पार्ट को डिग किया जाता है, हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं, रिवर्स को पल्यूट किया जाता है, लैंड को डैमेज किया जाता है,
पेड़ पौधे, नेटिव प्लांट्स, वेजिटेशन वगैरह को कट किया जाता है और लोगों को भी डिस्प्लेस किया जाता है, कम्युनिटीज को फोर्स किया जाता है कि इस इलाके को छोड़ के आप जाइए। अगर हम फिलीपींस की बात करते हैं तो बहुत सारे ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट करा वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ। एक कॉर्पोरेशन थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इनफैक्ट इस कंपनी को अपने ही इलाके, अपने ही ऑस्ट्रेलिया में भी ना अपोजिशन का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? यहां थोड़े डिफरेंट रीजन थे। पहले एंटी न्यूक्लियर बिलीफ्स, भाई जहां भी मिनरल इंडस्ट्री वगैरह है वहां रेडियो एक्टिव मटेरियल भी रहता है, तो यहाँ पर इनके एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स थे, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। और साथ में जो इंडिजिनस कम्युनिटीज के जो राइट्स है उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई। तो अपने ही इलाके में भी इन्हें सामना करना पड़ा क्रिटिसिज्म का। बहुत सारे मूवमेंट। तीसरा निकल कर आता है अगेंस्ट मेगा डैम्स। कहीं पर भी डैम्स वगैरह बन रहे हैं बड़े लेवल पर, आपको मूवमेंट देखने को मिल ही जाएंगे। भाई ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में जहां पर भी डैम्स वगैरह बनते हैं, जैसा कि मैंने कहा, उस चक्कर में बहुत दिक्कतें आती हैं। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स वगैरह आते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं रिवर्स को, फेयर और सस्टेनेबल रिवर एरियाज के यूज की बात करते हैं। जब भी डैम बनते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, पानी को रोकते हैं तो पानी जहां फ्लो कर रहा है उन एरियाज वालों को भी दिक्कत हो जाती है। अलग अलग तरीके की बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। फर्स्ट मेजर एंटी डैम मूवमेंट हमें देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया में अर्ली 1980s में, सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड नियर बाय फॉरेस्ट। याद रखिएगा, फ्रैंकलिन रिवर का ये पहला हमें देखने को मिला। आज मैनी न्यू मेगा डैम्स बन रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, टर्की से लेके थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी डैम मूवमेंट्स, प्रो रिवर मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक नाम आपने कई बार सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नॉन वायलेंस। इंडिया में जितने मूवमेंट होते हैं ना वो इतना वायलेंस वगैरह नहीं होता। इन मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम नॉन वायलेंस वगैरह के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन आता है तो आप फॉरेस्ट का भी लिखेंगे, माइनिंग का भी लिखेंगे और डैम्स का भी लिखेंगे। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। क्वेश्चन हमसे सीधा सीधा बोल रहा है कि हमें ये फॉरेस्ट मूवमेंट वगैरह की क्यों जरूरत है एनवायरमेंट को बचाने के लिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। पहला, जिससे फॉरेस्ट और हम बायोडाइवर्सिटी को बचा पाए। भाई ये मूवमेंट डिफॉरेस्टेशन वगैरह को रोकते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट, है ना, और इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स वगैरह को भी सेव करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह से। माइनिंग, बिग डैम प्रोजेक्ट्स, इनसे बचाने के लिए जरूरी है। सपोर्ट पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। भाई ग्लोबल साउथ में फॉरेस्ट मूवमेंट जो रहते हैं ये राइट्स बचाते हैं किसका? उन लोगों का जो फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई, और भी अलग अलग लोग हैं जिनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट है, वो वहीं रहते हैं। अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो उनको बचाना है ना। जो कम्युनिटीज इन चीजों पर डिपेंडेंट है उन्हें आपको बचाना है, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आप उनको वहां से हटा नहीं सकते एकदम से। आप फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उनको हटा रहे हो, चीज सही नहीं है। तीसरा, प्रमोट ट्रेडिशनल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। भाई ये इंकरेज करता है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन को। जैसे इंडिया का आप एग्जांपल लिख सकते हैं सेक्रेड ग्रोव्स का, जहां विलेजर्स साथ में आके प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को, उसकी रिसोर्सेज को यूज करते हैं इको फ्रेंडली वे में। वो उन एरियाज को पवित्र मानते हैं, तो उन एरियाज का कभी वो मिसयूज नहीं करेंगे, उतना ही यूज करेंगे जितना करना चाहिए। और स्ट्रेंथिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल एक्शन। भाई जब फॉरेस्ट मूवमेंट वगैरह होते हैं ना तो ये ग्रास रूट लेवल पर प्रेशर वगैरह डालते हैं, नए आइडियाज लेकर आते हैं, जिससे ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज वगैरह बन पाती हैं। तो दुनिया भर में जितने मूवमेंट होते हैं उनको भी इंस्पायर करते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उसका पार्ट है। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या होता है? या फिर ऑयल, वाटर आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं, इनके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, बट वो आपसे रिसोर्स के बारे में पूछेगा, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के बारे में पूछेगा। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स जो है ना, जियोपॉलिटिक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का हमें एक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। ये स्टडी करता है कि किसे कौन सी रिसोर्स मिलेगी, कब मिलेगी, कहां मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे होते हैं। ये बताता है कि जो भाई ग्लोबल कंपटीशन हमें देखने को मिलता है ना इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, उसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, सारी बातें हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये रिसोर्सेस ही थी यार जिन्होंने ना यूरोपियन कंट्रीज को मोटिवेट किया था कि वो अपनी पावर को ग्लोबली एक्सपेंड करें। इंडिया को कॉलोनी क्यों बनाया गया था, बहुत सारी कंट्रीज पर कब्जा क्यों किया गया था? रिसोर्सेस हड़पने के लिए। आपने सुना होगा इंडिया एक समय सोने की चिड़िया थी, लेकिन सब हमसे छीन लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे भाई यूरोपियन कंट्रीज के लोग ट्रेवल करते थे, कॉन्क्वर करते थे प्लेसेस को इन्हीं रिसोर्सेस के लिए।
फिर थर्ड पॉइंट आता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ना, इन्होंने ट्रेड को, वॉर को, पावर को लिंक करा कि भाई ओवरसीज रिसोर्सेज का कंट्रोल किसके पास है। सी रूट्स रिलेटेड इन्होंने बात करी कि भाई अपना देश तो छोड़ दो, बाहर के जो देश हैं, जो हमारे पास नहीं है, दूर देश में जो शहर है, वहां की रिसोर्सेज में किसका कंट्रोल है, जो सी रूट है जहां के थ्रू हम वहां जाएंगे उस पर किसका दबदबा है। तो आपने ये पढ़ा होगा हिस्ट्री में बार बार की यूरोप के बहुत सारे लोग आते थे, शिप वगैरह लेके आते थे, ट्रेड वगैरह करते थे, बहुत सारी जगहों पर कब्जा करने की कोशिश करते थे, लूटामारी बहुत करते थे, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो ट्रेड, वॉर, पावर में ये बहुत कॉमन चीजें आती हैं। सी नेविगेशन, सी के थ्रू अगर आप कहीं जा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई थी कि भाई अगर आपको ग्लोबल रिसोर्सेज पर कब्जा पाना है तो ये सी नेविगेशन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, इस पर आपकी एक्सपर्टीज होना चाहिए। कोल्ड वॉर के टाइम पर जो रिच कंट्रीज थी ना, वो भाई बहुत सारे मेथड यूज करती थी रिसोर्सेस को सिक्योर करने के लिए, जैसे रिसोर्सेस वाले एरिया के पास अपनी आर्मीज वगैरह सेट कर देना, ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना जिससे और कोई ट्रेड ना कर पाए। तो बहुत अलग अलग तरीके होते थे, है ना। और इतना ही नहीं, और भी है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस को स्टोर करके रखना, जैसे अगर आपको वुड वगैरह चाहिए, कोई और रिसोर्सेस चाहिए, इन्हें स्टोर करके आप रखो। फ्रेंडली गवर्नमेंट सपोर्ट करो, कोई ऐसा देश है अगर जहां पर गवर्नमेंट आपकी फ्रेंड नहीं है, उस गवर्नमेंट को हटाओ, नई गवर्नमेंट लेकर आओ, बाकी गवर्नमेंट से दोस्ती बना के रखो। तो अलग अलग तरीके थे। मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद करी गई कंट्रोल गेन करने में, क्योंकि अपना प्रॉफिट उनके थ्रू निकालना है। ऑयल देखते देखते सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आ गया। पहले क्या था, पहले भाई हमें वुड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स लगता था, क्योंकि आप टिम्बर के बिना शिप वगैरह कैसे बनाओगे, फ्यूल वगैरह कैसे यूज करोगे, लकड़ी जलाना बहुत जरूरी है। तो पहले वुड वगैरह ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। देखते देखते बदलता गया और फिर हमें देखने को मिला कि भाई 20th सेंचुरी में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिसोर्स बन गया, क्योंकि भाई इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी है, ये बहुत सारी मनी लेकर आता है, और बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स हमें ऑयल के चक्कर में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑयल मतलब पैसा। वो कंट्रीज जहां पर ऑयल की कमी नहीं है, आप देखिए वो कितनी रईस हो गई हैं आज के टाइम पे, राइट। हम बात करते हैं दुबई वगैरह की, हम देखते हैं कि वहां कितना पैसा है, कहां से आ गया उनके पास पैसा, ऑयल रिसोर्सेज से। वेस्ट एशिया, अगर हम गल्फ रीजन की बात करते हैं, तो ये वर्ल्ड का मेन ऑयल सेंटर है। ये करीब करीब 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल प्रोड्यूस करता है, और 64% ऑयल रिजर्व्स हमें यही देखने को मिलते हैं। डेटा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया कितना रईस हो गया सबको पता है। सऊदी अरेबिया के पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि है 25%, और इसके बाद दूसरा नंबर लगता है इराक का। हो सकता है, चांसेस है कि इराक के पास और ज्यादा ऑयल हो, लेकिन अभी बहुत ही अनटैप्ड रिसोर्सेस है, यहाँ पर ना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, इसलिए पता नहीं है। तो ये अभी एक चीज है जो दुनिया को पता नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है। यूएसए, यूरोप, जापान, इंडिया, चाइना, ये मेजर ऑयल कंज्यूमर्स है, लेकिन ये ऑयल रिच रीजन से दूर है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी यार बहुत डिपेंडेंसी बढ़ाता है और एक टेंशन का रीजन बनता है, क्योंकि हमारे खुद के पास इतना ऑयल वगैरह नहीं है, दूर दूर रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, ट्रेड वगैरह करना पड़ता है। वहां कोई दिक्कत आती है तो हमारे ऑयल पे दिक्कत आ जाती है। वाटर अब एक नेक्स्ट मेजर रिसोर्स बन के आ रहा है ग्लोबली। अब तो बोला जा रहा है कि फ्यूचर में वाटर वॉर्स होंगी, मतलब पानी के चक्कर में लड़ाई होंगी, क्योंकि पानी की कमी पूरे दुनिया में देखने को मिल रही है। कंट्रीज, और ऐसा नहीं है, अभी पहले से भी ओवर रिवर्स को लेकर फाइट करती हैं, डैम्स, इरिगेशन, पोल्यूशन, हर चीज को लेकर लड़ाइयां हुई हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन का भाई जो हुआ था जॉर्डन रिवर के लिए लफड़ा, टर्की, सीरिया, इराक का जो यूफ्रेट्स के लिए हुआ था। तो ये एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम में लिख के आइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 3 कॉमन डिमांड्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल एट द ग्लोबल लेवल, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये आंसर लिखेंगे। जो इंडिजिनस पीपल का इशू है ना, ये एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेस और पॉलिटिक्स को कनेक्ट करता है। सबसे पहले इंडिजिनस पीपल मतलब क्या होता है, यहां पर यूएन ने जो डेफिनेशन दी हुई है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उससे आप एग्जाम में एज इट इज लिखने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं भी सेम लेकर आया हूं, क्योंकि ये जरूरी है। पहले मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। इंडिजिनस पॉपुलेशन कंप्राइजिंग द डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स मतलब वंशज, आप किसी के वंशज है, राइट, आपके पूर्वज भी रहे हुए हैं। डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द प्रेजेंट टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मान के चलिए ये एक रीजन है, आप यहां रहते हैं,
आप तो भाई डिसेंडेंट हैं, अभी के हैं, लेकिन मान के चलते कि हजारों 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 साल पहले कोई आपके पूर्वज थे जिनका ये लैंड था, ठीक है, कंप्राइजिंग द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द प्रेजेंट टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एट द टाइम व्हेन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट कल्चर और एथनिक ओरिजिन अराइव्ड। आपके पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज यहाँ थे, लेकिन अब अलग अलग कल्चर, अलग अलग एरिया के लोग यहाँ आने लगे और बसने लग गए, और इन्होंने आपको डोमिनेट कर लिया, इन्होंने अपनी एक कंट्री बना ली, और अब आप भी उस कंट्री का एक हिस्सा बन गए। तो कायदे से तो आपके पूर्वज यहाँ उस समय से रह रहे हैं जब कोई नहीं था, बाद में लोग आए, बाद में वहां के बसे, लेकिन अब उन लोगों ने आपको डोमिनेट करना चालू कर दिया, उन्होंने आसपास पूरी एक कंट्री बसा ली। तो भाई जब नए नए डिफरेंट कल्चर, एथनिक ओरिजिन के लोग आए पूरे वर्ल्ड के और इन्हें ओवरकेम कर लिया, तो यही है भाई हमारा इंडिजिनस पॉपुलेशन। जैसे इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन सदियों से यहाँ रह रही है, लेकिन फिर अलग अलग लोग आए और उन्होंने कंट्री बना ली, उस एरिया को कैप्चर कर लिया और उन्हें ओवर पावर कर लिया। सो सेम यही डेफिनेशन आप लिखकर आएंगे। आज के समय में जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं वो अपने खुद के ट्रेडिशन फॉलो करती हैं, लाइफ स्टाइल, कल्चर और प्रैक्टिसेस, तो वो कंट्री के मेन सिस्टम या इंस्टीट्यूशन से इतने जुड़े हुए नहीं है जितने वो अपने कल्चर और अपने पुराने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। आप अभी भी इंडिया के ट्राइबल पॉपुलेशन को देखेंगे तो वो एकदम ही डिफरेंट आपको लगेंगे। अराउंड 30,000 करोड़ इंडिजिनस पीपल हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलते हैं, जिनका पॉलिटिक्स में तो भाई हमें कॉमन ही इंटरेस्ट देखने को मिलता है, आगे अभी आपको क्लियर होगा। 20 लाख हमें फिलीपींस के कॉर्डिलेरा रीजन में देखने को मिलते हैं, 10 लाख मफूशे चिली में देखने को मिलते हैं, 6 लाख हमें बांग्लादेश के चित्तागोंग हिल ट्रैक में, 35 लाख नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स हो गए, 50,000 कूना हो गए नियर पनामा कैनाल, 10 लाख स्मॉल पीपल ऑफ सोवियत नॉर्थ हो गए। अब ये नाम अगर आप भूल भी जाओगे तो टेंशन मत लेना, बोर्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट सीयूटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सोशल मूवमेंट की तरह इनके भी जो मूवमेंट वगैरह रहते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो अपने स्ट्रगल, अपने एजेंडा, अपने राइट्स के बारे में बताते हैं, एंड सरप्राइजिंगली इन सबके मुद्दे बहुत सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं। ये गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमें भी आप ग्लोबल कम्युनिटी में इक्वल हिस्सेदारी दीजिए, हमें अलग तरीके से ट्रीट मत करिए, हमको भी वही इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए, हमारी खुद की आइडेंटिटी है, हमारे राइट्स हैं, उनकी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिजिनस पीपल बिलीव करते हैं कि भाई वो अपने लैंड में हजारों हजारों सालों से रह रहे हैं। वो कुछ फ्रेजेस यूज करते हैं जैसे सिंस टाइम इमेमोरियल, हम इतने समय से रह रहे हैं कि पूछिए ही मत भाई, तो हमारी जमीन है, आप लोग बाद में आके बस गए तो हम क्या करें इसके ऊपर। मतलब आप देखिए हमने उनके साथ कितना बुरा करा एक तरीके से, कि वो खुशी से अपने परिवार के साथ रह रहे थे, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय जब हमारे नए वंशज आएंगे तो वो एक अलग कंट्री में दबे हुए रह रहे होंगे। और वो बताते हैं कि उनका होमलैंड से कनेक्शन बहुत डीप है क्योंकि वो सदियों से वहां पे रह रहे हैं। उनकी भाई सीधी बात है, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग इंडिजिनस लोग अलग अलग एरियाज में रहते हैं, बट उनके व्यूज लैंड और नेचर को लेकर बहुत ही सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा थ्रेट उनके सामने यही है कि भाई उनका लैंड उनसे छीना जा रहा है, और अगर आप उनसे लैंड उनका छीन रहे हैं तो आप उनका सर्वाइवल उनसे छीन रहे हैं, क्योंकि वो लैंड अपना पूरा लाइवलीहुड उनका वहीं से चलता है। ट्राइबल पॉपुलेशन जैसे फॉरेस्ट में रहती है तो उसी को यूज करेगी, साथ में मिलकर काम करेंगे, तो आप उनका लाइवलीहुड ही उनसे छीन रहे हैं। तो वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कैसे करेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे, बहुत दिक्कत है। इंडिया में अगर हम इंडिजिनस पीपल की बात करते हैं तो यहाँ जनरली हम किसको रेफर कर रहे होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, एसटी को, जो कि इंडिया के पॉपुलेशन का अबाउट 8% बनाते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट ट्राइबल ग्रुप भाई फार्मिंग और लैंड कल्टीवेशन पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। लंबे समय तक भाई उनके पास लैंड की कोई कमी नहीं थी, जितना लैंड उनको यूज करना है वो कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन चीजें बदल गई हैं, ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल आया, फिर नए नए रूल्स आए, फिर बहुत सारी चीजें हुई, और इन्होंने ना ट्राइबल एरियाज को कंट्रोल करना चालू कर दिया। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो क्लास 12 की हिस्ट्री में तो बहुत डिटेल में ये चीज दी हुई है। तो ये सारी चीजें होने लगी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें प्रोटेक्ट करता है, आपने सुना होगा एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, हम उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं, रिजर्वेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट से वो इतना इक्वली बेनिफिट नहीं हुए हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के नाम पर किसी को सफरिंग पहुंची है तो इन्हें पहुंची है। दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप डिस्प्लेस्ड। डेवलपमेंट के नाम पर इंडिपेंडेंस के बाद अगर किसी को अपनी जमीन से सबसे ज्यादा डिस्प्लेस किया गया है तो वो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है। बहुत सालों तक भाई जो हमारे इंडिजिनस ग्रुप्स के राइट्स थे ना, उनको नेशनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इग्नोर किया जाता था, ध्यान ही नहीं दिया जाता था।
लेकिन 1970s में इंडिजिनस लीडर्स आए अलग अलग कंट्री के, वो साथ में आए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी और ग्लोबली अपने राइट्स के लिए साथ में काम करना चालू करा। और इसी को देखते हुए ईयर याद रखिएगा 1975 में हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स, WCIP। अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एक वर्ल्ड काउंसिल आया इंडिजिनस पीपल के लिए और बाद में ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एनजीओस बना जिसे ऑफिशियल स्टेटस दिया यूएन ने। इनके पास कंसल्टेटिव स्टेटस भी है कि कुछ भी अगर होगा आपसे रिलेटेड तो आपसे पहले पूछा जाएगा, आपसे सजेशन लिए जाएंगे, आपसे बात करी जाएगी, मतलब आपको भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो यूएन ने भाई इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। बहुत सारे मूवमेंट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जो इंडिजिनस राइट्स और इनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की ही बात करते हैं। अब वो तो हम ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। प्रीमियम नोट्स, हमारे बैचेस, हमारे कोर्सेज, फ्री मटेरियल सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। ढेर सारा प्यार, आप सभी हैं फ्यूचर टॉपर्स। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ, ढेर सारा प्यार, गुरु भैया।